हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आपके लिए डेली शाम को 8 बजे जो है हम लोग जीके जीएस की क्लासेस लाएंगे, हिंदी लेकर आएंगे, उसकी प्रैक्टिस पेपर लाएंगे या पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब क्या पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है, अगर आप ये क्वेश्चन दे रहे हो तो आप जो है अपने पास एक कॉपी और पेन रखिए और साथ साथ में ये एनालिसिस करिए कि अगर ये 50 क्वेश्चन पिछले साल आए थे और मैं उस समय होता तो मैं कितना क्वेश्चन करता। टोटल आज के सेशन में जो है 50 क्वेश्चन है और कोशिश करिए सभी लोग कि आपके 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही जाएं। ये चैलेंज है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है। आप देखिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जा रहे हैं। अगर आप 18 जुलाई तक यानी जब तक पेपर आपका है डेली आप अगर क्लासेस करते हो तो आपकी डेफिनेटली जो है 70 से 80 नंबर बढ़ जाएंगे यहां से हिंदी और जीके जीएस को मिलाकर। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई क्लास आए आप तो कुछ भी उसका मिस ना कर पाए। तो हम देर बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन को। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं आप जो है उसका जो है चैट करना या जो है कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आप सभी लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन जो है और कब सबसे दमदार क्वेश्चन है। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। मैं आपको बता देता हूं, संविधान का जनक इनको माना जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन। जहां पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग समय नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे कहते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन का अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जो आपका उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, आप सभी को पता होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इजी होगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो किस तरीके से है? लोकतांत्रिक है, क्योंकि ये जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? मैं आपको अगर बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? देखो, जिनको पता है क्वेश्चंस का आंसर वो जरूर जो है नीचे कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की कमेंट देखते हैं तो लगता है कि हाँ आप लोग क्वेश्चन कुछ जानते हैं। और लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही है। इसीलिए जिन लोगों को आपने अभी तक बुलाया नहीं है तो जल्दी से उनको बुलाइए और भेजिए कि आओ देखो कितना आपका सही है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? ये मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, ये चवाल नहीं होगा, चावल होना चाहिए ये, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि भूमि है वो चावल के अंतर्गत आती है। इसको सही कर लीजिएगा, चवाल लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, चावल लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चावल लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कुर्ग में, मैसूर में, हुबली में या बेल्लारी में? बहुत बढ़िया, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग में होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? बता दीजिए आप लोग। अच्छा, वही क्वेश्चन है, सेम है, कोई बात नहीं। लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या महाद्वीपीय प्रवाह से? चलिए, तो इसके लिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से। ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द जो है ज्वालामुखी से संबंधित है अगर मैं आपको बता दूं तो। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? आपको मैं बता दूं, चलिए बहुत बढ़िया, औरंगजेब। आपको पता है औरंगजेब जो है मुगल शासक था। और अगर मैं बता दूं मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, उस समय पानीपत का पहला युद्ध हुआ, तब जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था उस युद्ध में और इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।
और ये साम्राज्य चला था 1857 ईस्वी तक। इसके लास्ट जो शासक थे मुगल वंश के वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर दीजिए, और नहीं आंसर दे पाओगे तो ये समझ लीजिएगा कि आप जो है एक अच्छा क्वेश्चन जानने वाले हो आज। तो बदायूं जो थे इन्होंने कहा था कि जो अकबर है ये इस्लाम का शत्रु है। क्लियर है? चलिए आपको पता है कि अकबर ने ही हिंदू लड़की जो है जोधा से शादी भी की थी। चलिए ये तो आपको क्लियर ही होगा। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1560 ईस्वी में। ठीक है, इनका जो है पतन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये आपको बताना है कि जो मेगस्थनीज थे इनकी पुस्तक का क्या नाम था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर जो है उन्होंने ही भेजा था इनको किसके पास में? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। ठीक है, मेगस्थनीज, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इन्होंने काफी अच्छी पुस्तक ये लिखी थी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हो आप लोग इसीलिए मजा नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर निषेचन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, केंचुआ जो है ये पर निषेचन करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ब्लब्बर क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये ईवीएस में आता है, इन्वायरमेंटल स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके बीएड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवीएस उसमें भी आती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर, सभी लोग टाइप जरूर करिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अगर मैं बता दूं आपको तो जो वसा होती है, वसा की परत होती है, इसी को हम लोग ब्लब्बर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, साइंस में भी आ सकता है। और अगर मैं बताऊं अगर आप जो है बीएड का एंट्रेंस लिखने जा रहे हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बीएससी की हो तो आपके सेकेंड पेपर में भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखो आप लोग घबराइए नहीं, एक दिन में जो है कहीं ना कहीं मैं टॉपिक भी लेकर आता रहूंगा, जैसे घास के मरुस्थल हो गए, ज्वालामुखी हो गया, बंदरगाह हो गया, इन सबके मैं अलग अलग टॉपिक लाता रहूंगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपके सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करा दूंगा। लेकिन आप लोग एक काम करिए, अगर आप लोग देख रहे हो और हम लोगों का जो दूसरा चैनल है टॉपर्स इन 2.0, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक वाइज जो आपकी बीएड होगी, बीएड की जो क्लासेस होंगी वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप घबराइए नहीं। तो चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने क्या हुआ था कि जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सत्यमेव जयते वो कहां से लिया गया है? उम्मीद करता हूं ये आंसर सभी को पता भी होने चाहिए थे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से जो है ये लिया गया था। देखो कुछ लोग जो लेट ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, आपका जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप एक बार स्टार्टिंग से आकर फिर से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और आप ये देखिए कि आपके 50 में कितने सही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है? बताइए, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1898 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया, जल विद्युत शक्ति ग्रह 1898 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। तो एक तो आपको दार्जिलिंग याद रखना है और दूसरा कब स्थापित किया गया था, 1898, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया, चलिए तो इसको बिल्कुल भी नहीं हम देखेंगे, आपको अगर आंसर पता तो टाइप कर दीजिए, इसका राइट आंसर 1806 ईस्वी हो जाएगा। चलिए मैं सभी को 10 सेकंड समय दूंगा, आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, ये बताइए सभी लोग, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन तुरंत टाइप करिए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है काफी न्यूनतम घनत्व है इस महाद्वीप में, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो गोदावरी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय जो है क्षेत्र में स्थित है। बाकी अगर हम बात करें तो गंगा तो सबसे लंबी नदी है ही है, लेकिन अगर बात होगी कि किसका उद्गम और मुहाना दोनों जो है भारत में ही है तो गोदावरी हो जाएगी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताइए। बहुत बढ़िया, यानी कि आपको ये बताना है, इसकी परत के बारे में बताना है कि पृथ्वी के ऊपर जो है किस किस हिसाब से इनकी परत दी गई है। मैंने छोटा कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए आप सभी लोगों को, चलिए इसका टाइप कर दिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग टाइप करिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद ही हम आपको इसका आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर। आपको पता है कि 5 परत होती हैं नीचे से। ये मान लीजिए अगर हमारा जमीन है तो इसके ऊपर 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत और 5 परत होती है। सबसे नीचे हमारी क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद में हमारी समताप मंडल होती है, फिर मध्य मंडल होती है, फिर आयन मंडल होती है और फिर हमारा बहिर्मंडल होता है। तो देख लीजिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद में फिर हमारा आता है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में अगर हम बात करें तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है यानी तूफान, बारिश, बादल, ये किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद समताप मंडल में अगर हम बात करें तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, अगर मैं आपको बता दूं तो। उसके बाद आयन मंडल में अगर हम बात करें तो जितनी भी सैटेलाइट होती हैं ये आपकी आयन मंडल में होती हैं। जो हवाई जहाज जो उड़ती है उसको चलाया जाने की सबसे अच्छी दशा भी समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है वो निर्गत करवाए थे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी का तो नाम सभी लोगों ने सुना ही होगा। चलिए, सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशेष रूप से वर्णन किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को विटामिन के बारे में पता होगा, लेकिन यहां पर जो है हर एक विटामिन के जो है साइंटिफिक नेम दे दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें तो लग रहा है सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जानी चाहिए इसमें। चलिए आंसर टाइप करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आपको पता है कि जो वसा में जल में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी वसा में आपकी 4 विटामिन होती हैं, डी, ई, के और ए। ठीक है, विटामिन डी का जो अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक जो केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ई का टोकोफोराल होता है, के का फिलेकोनिन होता है और ए का रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कैल्सीफेरॉल भी दिया गया है, टेकोफेराल भी दिया गया है, कैरोटीन या जो आपको फिलेकोनिन होता है, दोनों एक ही चीजें होती हैं, और टोकोफोराल यानी विटामिन ई होता है। तो सारी चीजें इसमें दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है। आंसर दीजिए सभी लोग इसका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए जल्दी से, क्योंकि आप लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही। जल्दी से बढ़ाइए इस संख्या को, नहीं तो मजा नहीं आ रहा, जल्दी से बढ़ाइए। तो ठीक है, रेशम कीट के लार्वा से जो है रेशम का उत्पादन होता है। आप सभी लोगों को ये चीजें पता होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग टाइप करिए।
आंसर जरूर टाइप किया करिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ये 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो भी 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे आपके जहांगीर। क्लियर है? जहांगीर जो हैं इन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए थे। और जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। पेंटिंग का स्वर्णिम काल भी इनके शासनकाल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने जो है अपने अंतिम दिनों में जो है इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? यानी कि ये जो है सरकार को जो है परामर्श भी दे सकते हैं ये। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत इनको जो है ये अधिकार दिया गया है? तो आपको अनुच्छेद जो है बिल्कुल याद रखना है, और ये अनुच्छेद है 143। बाकी अगर बात किया जाए जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 124। बाकी अगर बात करें कि परामर्श किसके द्वारा देते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए। संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता? बहुत बढ़िया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। जो समाजवाद होता है ये जो है भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। बाकी संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता ये सब जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बता दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं देर नहीं कर रहा हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है ये संसद की अस्थायी समिति नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो चीन हो गया है ना। ये जो है एक दलीय प्रणाली जो है ये अपना रहा है, यानी दल के रूप में रहना चाह रहा है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ये बता दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है, और अगर मैं अरावली की बात करूं तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, ये एक अलग ही जो है एक पर्वत है और ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो ये सारी चीज आपको पता है कि कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश ये जो है हिमालयी श्रृंखला के अंग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है उसको निर्वाचन के लिए कुल कितना मतदान प्राप्त किया जाना चाहिए, आप बता दीजिए इसको। चलिए, कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक, और कुल मतों का बहुमत। बहुत बढ़िया। कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है पहले हम उस चीज को देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर वही होगा जो हमने बता दिया गया है, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति पुंजों से तटस्थता, ये होता है। और गुट निरपेक्षता आपने नाम सुना होगा, इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? चलिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी यूएनओ की यहां पर बात हो रही है, कब बना था ये? चलिए, बहुत बढ़िया। तो भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। क्लियर है? चलिए, यूएनओ के बारे में तो आप लोगों ने जो है सुना ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और बाकी अगर यूएनओ की स्थापना की बात होगी तो वो भी 1945 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? बहुत बढ़िया, चलिए बता दीजिए सभी लोग। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग कौन देता है? कोच देता है। और कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। बाकी अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये खिलाड़ी को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आप सभी लोगों को पता है कि किसमें दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है वो दिया जाना लगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1968 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अगर पसंद आ रहा सेशन तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सर सैयद माउंट गोमरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। यानी कहने का मतलब यह है, इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वीर सावरकर जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा, हालांकि इन सभी की टॉपिक वाइज में लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्द, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं। संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन देश शामिल है? आपको एससीओ की बात हो रहा है यहां पर। ठीक है, एससीओ में कौन कौन से समूह देश शामिल हैं इसके बारे में आपको बताना है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। आप लोग अपना आंसर टाइप करिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका एक देश बाद में और भी शामिल किया गया था। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं टोटल इसमें 2, 2, 4, 1, 5, एक सदस्य आपका लास्ट में एक और इसमें शामिल कर दिया जाता है। जब ये देखो, एक चीज मैं बता दूं, जब ये संगठन जब बना था तो उसके साथ में इसमें रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और जो है किर्गिस्तान, इतने देश शामिल थे। ठीक है, तो एक आप इसमें एक देश और याद रखिएगा, किर्गिस्तान भी इसका सदस्य है। आप याद रखिएगा, किर्गिस्तान भी सदस्य है और साथ में चीन और पाकिस्तान भी इनके सदस्य हैं। ठीक है, चीन और पाकिस्तान भी जो है इनके सदस्य हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चीन तो फिलहाल दिया ही गया है, पाकिस्तान और साथ में भारत भी आप ऐड कर लीजिए इसमें। तो इतने सारे हैं। आपको क्या क्या याद करना है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, साथ में आपको किर्गिस्तान भी एक याद कर लेना है। चीन तो फिलहाल दिया ही गया है, भारत और पाकिस्तान याद रख लेना है, यानी इनके नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है, और एक पारसेक में होता है 3.08 गुणे 10 की घात, लिख लीजिए आप लोग, 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर।
इतना होता है 1 पार्सेक। कुछ बच्चे जो है लेट ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं बता दूं कि जब अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा तो वीडियो खत्म होने के बाद आप फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिएगा जितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। बार बार आप लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको बताना है। बहुत बढ़िया, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, विटामिन B5, नियासिन, विटामिन B6, पायराडिक्सिन, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन B6 यानी पायराडिक्सिन होता है। ठीक है, चलिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 4-5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, तो क्लास 4 या 5th के स्टैंडर्ड में। बहुत बढ़िया, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो गति के 3 नियम कौन दिए थे? न्यूटन ही नहीं तो दिया था। चलिए, डीटीपी का विस्तार करें, यानी आपको पूरा रूप बनाना है डीटीपी का। टोटल 50 क्वेश्चन है तो जाइएगा नहीं, 46 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 4-5 क्वेश्चन और देखिए। बहुत बढ़िया, डीटीपी का पूरा नाम जो है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका राइट आंसर होगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि किस अम्ल का प्रयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दवा हो गए, खाने वाली चीजों को आप संरक्षित कैसे करते हैं, यानी किस अम्ल का आप प्रयोग करके उसको संरक्षित करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, आप दवा को, खाने को आप संरक्षित रख सकते हो, या खाद्य पदार्थ को बेंजोइक एसिड के द्वारा आप संरक्षित उसको रख सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं साइट्रिक एसिड की मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, धातुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास कोई मेटल की कोई चीज है और उसको साफ करना है तो आपको साइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अगर हम फार्मिक अम्ल की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम फार्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर हम एसिटिक एसिड का बात करें तो ये विलायक के रूप में होता है, यानी किसी को घोलने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? बहुत बढ़िया, तो तंत्रिका तंत्र की स्थापना तभी होती है जब मस्तिष्क किसके साथ मिलता है? मेरुरज्जु के साथ मिलता है, तभी जो है तंत्रिका तंत्र की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 49, रंग वर्णनता किस प्रकार का होता है? कलर ब्लाइंडनेस जिसको आप कहते हो। ठीक है, लाल और हरे में जो है फर्क नहीं हो पाता है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस जिसको आप बोलते हो। बहुत बढ़िया, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि ये आनुवंशिक होता है, यानी अगर आपके घर में किसी को है तो आपको भी हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? बहुत बढ़िया, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय जो है भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्हीं के समय जो है ये आया था। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के 50 में टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं? सभी लोग जल्दी टाइप करिए, 50 में कितने आप सभी लोगों के सही हैं? कितने लोगों के 30 से ज्यादा सही है क्वेश्चन? सभी लोग टाइप करिए कि 50 में कितने लोगों के 30 से ज्यादा सही है। बहुत बढ़िया, बिना लिखे हुए नहीं जाना है। और जिन लोगों का छूट गया है, यानी कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट गए होंगे, लेट ज्वाइन किए हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि डेली हम लोगों को 8 बजे जो है शाम को हम लोग आते हैं। आप भी आइए, अपने जो है अटेंड करिए। आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें भी मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आप जो है हमारे दूसरे चैनल, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, टॉपर्स इन 2.0, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई अपडेट जो है मिस ना कर पाएं। तो सभी लोग अपना अपना टाइप कर दिए हो, बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।